हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा तरुण, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज देवली टोंक, आपको EAFM विषय यानी कि आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय पढ़ाती हूँ। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका बीकॉम पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, यानी परियोजना नियोजन एवं बजटरी नियंत्रण। और इसका सबसे पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, यानी कि परियोजना नियोजन एक परिचय, परियोजना प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि प्लानिंग क्या है और परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। तो एक परिचय के रूप में ये अध्याय है। इसमें आगे जाकर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी भी आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो आपका पेपर है ये प्रोजेक्ट पर ही बेस्ड है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट की प्रोसेस होती है, किस तरीके से उसमें उसके मेथड्स होते हैं, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है या अदर चीज़ें, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले देखिए, हम इसमें देखेंगे परियोजना का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। अगर आप इसको सामान्य शब्दों में समझें तो प्रोजेक्ट है एक ऐसी विशिष्ट क्रिया जिस पर आय की प्रत्याशा में धन व्यय किया जाता है, यानी कि जिस पर रिटर्न की एक्सपेक्ट किया जाता है और उस रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस में मनी एक्सपेंड की जाती है, मनी एक्सपेंसेस की जाती है, एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं कुल मिलाकर के रिटर्न के लिए। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए यह किया जाता है। अब देखिए, इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लिखी है। आप उन सब डेफिनेशंस को चेक कर लीजिएगा। विश्व बैंक के अनुसार एक परियोजना को माल एवं सेवाएं प्रदान करने की सुविधाओं के विकास हेतु पूंजी विनियोजन का अनुमोदन है। यह विश्व बैंक की परिभाषा है। इसी तरीके से प्रबंध शब्दकोश यानी डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट ने भी इसकी परिभाषा दी है। तो जो ये सारी परिभाषाएं हैं, अगर हम इनको देखें, इनका निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये है कि परियोजना जो है वो स्पष्ट परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट कार्य है, जिसके क्रियान्वयन के लिए हमें कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है और कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और यह जो परियोजना होती है ये एक इंडिपेंडेंट इकाई रहती है, जिसकी यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट होती है ये, जिसकी प्लानिंग की जाती है और उसका इवेल्युएशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे बिजनेस की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें ये इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ नया शुरू किया जा रहा हो या कुछ एक्सपेंशन किया जा रहा हो, एक्सपेंड किया जा रहा हो, कुछ चेंजेस किए जा रहे हो, तो उसके लिए अलग से उस टाइम के लिए फिर प्लानिंग की जाएगी। पहले से सोची समझी हुई नहीं है ये आपके कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकदम से आपको इसकी नीड हो सकती है। कुल मिलाकर के ये स्पेशल वर्क टू अचीव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन सम टाइम एंड रिसोर्सेज आर नीडेड एंड इट कैन बी प्लान्ड एंड इवेलुएट एज इंडिपेंडेंट यूनिट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यानी कि उद्देश्य जो हैं वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस उद्देश्य के लिए ये प्रोजेक्ट चाहिए या ये नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, या किसी पुराने प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसके उद्देश्य अलग होंगे। समय परिप्रेक्ष्य, टाइम पर्सपेक्टिव देखिए इसमें होता है। टाइम कैसे होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका और एंडिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसके स्टार्ट करने और एंड करने की एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है इसका। निश्चित सीमा में ही आपको वो सारी चीज़ें करनी रहती है। प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस है जो कंटिन्यू रहेगा। प्रोजेक्ट यानी कि कोई काम था, कोई हमारा इंपॉर्टेंट वर्क था, उसको किया और ख़त्म हो गया, दैट्स इट। ये इसमें एकल एग्जिस्टेंस, सिंगल एग्जिस्टेंस, यानी कि
इसका एकल स्थायित्व होता है जो कि केंद्र को सौंपा जाता है, यानी कि इसमें एक अथॉरिटी होती है और अथॉरिटी ही इसका सारा काम देखती है। रिसोर्सेज की इसमें ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज से पूरा हो जाए या एक से ही हो जाए, और उन्हीं रिसोर्सेज से पूरा करने की इसकी कोशिश होती है। एडवांस्ड प्लानिंग इसमें की जाती है, क्या क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो विशिष्ट टाइप का उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, उसके लिए प्लानिंग भी एडवांस की जानी चाहिए। लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो हर प्रोजेक्ट का एक जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, यानी कि स्टार्ट होगा और एंड होगा, वो उसका लाइफ साइकिल है। जैसे ही हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी स्पेशल काम की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, और अगर वो काम हमने अचीव कर लिया है, वो कार्य पूरा कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम ये देखने को मिलता है कि हमारा जो हेडक्वार्टर होता है उससे प्रोजेक्ट की कंडीशन बहुत दूर होती है, जिससे क्या होता है कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें इस चीज़ को भी देखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके अलावा अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ये एक प्रोजेक्ट है, एक प्रपोजल है, जिसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके जो लाइफ साइकिल्स जितने ज़्यादा होंगे उस टाइप से जोखिम भी ज़्यादा ही रहेंगी, और ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है वो फेल भी हो जाए। तो रिस्क तो इसमें है ही है, जहाँ हम बिजनेस की कॉमर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के उद्देश्यों की, या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं उसके उद्देश्यों की। इन उद्देश्यों को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, धारणक्षम उद्देश्य, यानी कि रिटेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। इनमें क्या होता है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मनी, टाइम, पावर, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अवाप्ति उद्देश्यों में आप उनको इंक्लूड करते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के पास में नहीं है, यानी जो प्राप्त नहीं है उनके लिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रॉफिट्स के रूप में होते हैं कि उसकी वित्तीय लागतें क्या हैं या वित्तीय लाभ क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉफिट आप कितना अर्न कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट की सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट क्या आई है और सोशल प्रॉफिट उससे क्या हुए हैं, यानी जो प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं क्या वाकई वो सोशल एक सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल है या नहीं, या फिर हमारे लिए फ्रूटफुल है, सोसाइटी के लिए भी फ्रूटफुल है, लेकिन सोसाइटी को उसकी कॉस्ट ज़्यादा चुकानी पड़ रही हो। तो ये सारी चीज़ इसमें देखी जानी चाहिए। और इसके लिए इसके जो उद्देश्य हैं वो आपके रियलिटी बेस्ड होने चाहिए, रिसोर्सेज की लिमिट्स में होने चाहिए, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, और इसकी जो प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस है, वो इसी प्रकार से की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं परियोजना के टाइप्स या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट के क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले तो है आपके क्वांटिफिएबल एंड नॉन क्वांटिफिएबल प्रोजेक्ट्स, यानी कि क्वांटिफिएबल में हम उनको काउंट करेंगे जिसमें प्रॉफिट्स को इवेलुएट किया जा सकता है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, माइनिंग से रिलेटेड हो गया। और नॉन क्वांटिफिएबल जिसमें आप प्रॉफिट्स को सीधा सीधा असेसमेंट नहीं कर सकते हो, इसमें आप हेल्थ, एजुकेशन और सेफ्टी से रिलेटेड जो प्लानिंग्स, जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंक्लूड करेंगे। क्षेत्रीय परियोजनाएं, यानी कि सेक्टरल प्रोजेक्ट में हम इसमें प्रोजेक्ट्स को सेक्टर्स में बांट दिया है, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हो गया, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर यानी सिंचाई एवं विद्युत क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्री एंड माइनिंग उद्योग एवं खनन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यातायात एवं संवहन हो गया, सोशल सर्विस सामाजिक सेवा का हो गया, और अदर सेक्टर्स हो गए। यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट हो उसको उसकी करैक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका तकनीकी आर्थिक परियोजनाएं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आप तकनीकी और आर्थिक बेस पर भी अपनी परियोजनाओं को डिवाइड करते हैं।
वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे कारक सघन जनित वर्गीकरण किया गया हो, जैसे फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन हो, जिसमें कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव यानी कि पूंजी सघन या श्रम सघन यानी कि पूंजी बेस्ड होगी या लेबर बेस्ड होगी, ये हो सकता है, यानी जिसमें संयंत्र और मशीनरी या फिर मानव संसाधन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही हो। इसके अलावा कॉजेज ओरिएंटेड भी हो सकती है, यानी कि मांग आधारित डिमांड बेस्ड हो सकती है या मटेरियल बेस्ड हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो आपका उद्देश्य क्या है। एक होती है मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड, यानी कि आकार जनित, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस लेवल पे है, लार्ज स्केल पे है, मीडियम पे है या स्मॉल स्केल पर है, उस आधार पर भी आप ये जो टेक्निकल और इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स है उसको डिवाइड कर सकते हो। फिर है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्लासिफिकेशन। अब आप ये देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने परियोजनाओं को कई बेसिस पे मतलब बेसिकली दो बेस पर लाभ जनित और सेवा जनित यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड और सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के रूप में डिवाइड किया है। किसके अकॉर्डिंग, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग। तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है जिसकी कस्टमर्स में नीड फील की गई हो, या किसी प्रोजेक्ट का विस्तार एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यह नवाचार का युग है, न्यू टेक्नोलॉजी आए जा रही है, तो उस हिसाब से आप नई नई चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हो। और इनके अलावा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट भी हो सकता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है उसको आप दूसरे नए प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहे हो सकता है आपके पास कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो या घटिया किस्म का प्रोडक्शन हो रहा हो या अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए आप उसकी जगह नई चीज़ यानी कि पुरानी मशीन से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी जगह आप नया प्रोजेक्ट ला सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ हम देखते हैं। अब बात करते हैं सेवा जनित परियोजनाओं पे। सर्विस ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ऐसे होंगे जो कि आपके प्रॉफिट के लिए नहीं होंगे, वो किसी अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाएंगे, जैसे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो हो सकता है नए उत्पाद के सुधार के लिए कर रहे हैं या मार्केट रिसर्च के लिए कर रहे हो या अदर गवर्नमेंट खुद किसी रिसर्च के लिए करवा रही हो। कल्याणकारी परियोजनाएं, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी इसमें आते हैं, जैसे कैंटीन, आवास, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। शैक्षणिक परियोजनाएं यानी एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। और प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो गेस्ट हाउस का निर्माण करने का प्रोजेक्ट है तो वो प्रेस्टीज वाले में हम उसको इंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब देखिए, प्रोजेक्ट की जीवन चक्र, जैसे हमारा होता है जन्म, टीनेज होता है, यंग एज में होते हैं, प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था होती है, डेथ होती है, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट का भी क्या होता है, इसकी 6 अवस्थाएं मानी गई हैं, 6 स्टेजेस मानी गई हैं। फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और कॉन्सेप्शन यानी कि परियोजना अभिज्ञान या परिकल्पना। सेकंड, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एनालिसिस यानी कि प्रोजेक्ट का विश्लेषण। थर्ड, प्रोजेक्ट अप्रेजल मूल्यांकन करना। फोर्थ, प्रोजेक्ट सिलेक्शन चयन करना। फिफ्थ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको क्रियान्वित करना। और सिक्स्थ है रिव्यू एंड मॉनिटरिंग यानी परियोजना का अनुश्रवण और पुनरीक्षण करना। इसको आप इस चार्ट से इजीली समझ सकते हो। ये 6 स्टेजेस हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल 6 प्रोसेस में कंप्लीट होता है और इसी को हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका प्रोजेक्ट अभिज्ञान या परिकल्पना यानी आइडेंटिफिकेशन और कॉन्सेप्शन फॉर नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान रख लेना। इसमें क्या किया जाता है, औद्योगिक परियोजना अभिज्ञान नए विचार की अवधारणा या अवसर अथवा इच्छा से प्रारंभ होती है, यानी कि परियोजना का माइंड में कैसे कोई विचार आता है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज स्टार्ट फ्रॉम न्यू कॉन्सेप्ट और अपॉर्चुनिटी और डिज़ायर। या तो आपकी इच्छा हो सकती है या कोई अवसर हो सकता है या फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के लिए भी आप ये शुरू
कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका परियोजना निरूपण या विश्लेषण। सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेज ये होती है, इसमें क्या करते हैं, आपने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका एनालिसिस या फॉर्मुलेशन किया जाता है। और वो किस बेसिस पे किया जाता है? तकनीकी, आर्थिक, प्रबंधकीय, वित्तीय, वाणिज्यिक, संगठनात्मक और वैधानिक पहलुओं पर इसको चेक किया जाता है। यानी कि एनालिसिस का काम जो है वो क्या किया जाता है? सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल एस्पेक्ट्स के थ्रू देखा जाता है। अब इसकी भी 7 स्टेजेस हैं। कैसे? सबसे पहला फिजिबिलिटी एनालिसिस यानी कि साध्यता विश्लेषण। सेकंड बाजार तथा मांग यानी कि वाणिज्यिक, कमर्शियल एनालिसिस। थर्ड टेक्निकल, और टेक्निकल में हम किन को इंक्लूड करते हैं? प्रोडक्ट के निर्माण की प्रक्रिया, संयंत्र का आकार, उत्पादन अनुसूची, मशीनरी एवं उपकरण, सामग्री एवं सुविधाएं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर होता है आपका इनपुट एनालिसिस, देन आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, और फिर आपका सोशल कॉस्ट बेनिफिट और इकोनॉमिक एनालिसिस, एंड देन प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये 7 स्टेजेस हैं किसकी? प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो ये सारी अवस्थाओं को चेक करते हुए किसकी? एनालिसिस की, फॉर्मुलेशन की, सारी चीज़ों को चेक करते हुए फिर हम आते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे। और थर्ड पॉइंट है आपका अप्रेजल यानी कि परियोजना का, एक सेकेंड, परियोजना का मूल्यांकन। एनालिसिस कर लिया, उसके बाद इसका मूल्यांकन किया जाता है, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को। तब तक के लिए आप अपनी बुक से सारी चीज़ों को पढ़िए। जब तक बुक नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है फिर भी समझाने की, और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस स्पेशल पॉइंट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ आपको दिखाया गया है कि टेक्निकल एनालिसिस किस किस प्रकार से या कैसे देखा जाएगा, और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फंड फ्लो की होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है, या रिटर्न ऑन इक्विटी, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम फॉर्मुलेशन का काम करते हैं। थर्ड आपका है परियोजना मूल्यांकन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए।